गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी जल्दी जुड़ जाओ ताकि हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में बेटा हम लोग विलेन चैप्टर के एमसीक्यू जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो विलेन चैप्टर का एमसीक्यू है वो आपका न्यूमेरिकल पैटर्न में आएगा। विलेन चैप्टर से जो आपके एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं, जो कि कई बार पूछे गए हैं, तो उसमें आपका जो है वो विलेन चैप्टर से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं। तो वहां पे हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और यहीं से जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की हुई थी बेटा, जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की हुई थी वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की हुई है वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। अब बात यह है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको मोल निकालने का फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत बता दोगे। तो मोल कैसे निकालते हैं बेटा, तो आप जानते हो कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल बराबर होता है दिया गया भार बटे में अणु भार। मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटे में अणु भार। तो आपको क्वेश्चन में भार कितना दिया गया है जल का, 180 ग्राम जल है। जल आपके पास कितना है, 180 ग्राम। अच्छा, अब अणु भार, किसका अणु भार निकालेंगे, जो चीज होगी। तो जल का अणु भार यानी जल का फॉर्मूला होता है हमारा H2O, और जब आप H2O का अणु भार निकालेंगे तो आपके पास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 16, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 18 ग्राम। तो अणु भार कितना हो गया, 18 ग्राम। 180 ग्राम ये दिया है, 18 ग्राम आपका इसका अणु भार आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 18 ग्राम 180 ग्राम सॉल्व कर दिए, कितना आ जाएगा, 10 मोल। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बहुत जरूर है। यानी यहां पे ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन का सही है, 10 मोल। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे, तो 10 मोल। उसी तरीके से अब 180 ग्राम की जगह कुछ और बदल दे, जल की जगह कुछ और बदल दे, लेकिन अगर मोल पूछ रहा है तो फॉर्मूला यही रहेगा। बात समझ में आई, पहला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, रिप्लाई करिएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी को, हाँ या ना। चले, तो पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, मतलब सॉरी आपके स्क्रीन पर ये रहा। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, कितनी होती है, हमको ये बताना है। तो आसुत या शुद्ध जल की मोलरता निकालने के लिए बेटा, अब देखो यहां तो इसकी बात की गई है, तब तो हम इस पे जाएंगे। ठीक, हमको इसको पता होना चाहिए। नहीं तो आपको किस पे जाना है, मोलरता पे। आपको किस पे जाना है, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता जिसको हम लोग कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आप लोगों को बताया जा चुका है। मोलरता बराबर क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में
बटे में क्या, विलयन का आयतन, और यह आयतन किस में रहता है, लीटर में रहता है। यह आयतन किस में रहता है बेटा, लीटर में रहता है। यहां तक बात क्लियर है, ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा चुका है। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि आसुत जल या शुद्ध जल में जल की मोलरता कितनी होगी। आसुत जल या शुद्ध जल में जल की मोलरता, तो मोलरता बेटा हमेशा हम लोग 1 लीटर में निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जब आसुत या शुद्ध जल की बात करेगा, तो यहां पे जो जल का भार बराबर, यहां पर जो जल का भार हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, तो घनत्व और किसके, आयतन के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। घनत्व और आयतन के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, 1 लीटर मतलब 1000। तो यहां पे घनत्व, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जल का घनत्व कितना होता है, 1। जल का घनत्व 1 होता है, और आयतन यहां कितना होगा, तो 1000। आयतन कितना होगा, 1000। यानी यहां पर जो जल का भार है, वो कितना हो जाएगा बेटा, 1000 ग्राम हो जाएगा। सर ये कैसे, तो जल का जो घनत्व होता है, शुद्ध जल का घनत्व 1 होता है, ये मतलब फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स है, ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो जल का घनत्व 1, आयतन लीटर में, यानी 1000 की बात होगी तो 1000 मोलरता निकालना है ना, मोलरता में 1000 ग्राम लेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो 1000 ग्राम इसका हो गया जल का भार, ठीक है। और अणु भार तो आप जान ही रहे हैं, जल का अणु भार आप जान रहे हो क्या होता है, जल का 18। अणु भार कितना होता है, 18। अब क्या निकालना था, मोलरता निकालना था आसुत या शुद्ध जल का, तो कितना हो जाएगा, तो विलेय के मोलों की संख्या अभी आप लोगों को बताई गई। बेटा इधर आ जाओ, यहीं पे देखो, मोलों की संख्या अभी आपको बताई गई। भार मतलब दिया गया भार बटे अणु भार, तो दिया गया भार यहां पे कितना है बेटा, 1000 ग्राम। तो दिया गया भार 1000 बटे में अणु भार जल का कितना है, 18, और पूरे के बटे में मोलरता है, तो विलयन का आयतन हमेशा किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, यानी 1। यानी 1018 बटे में 1, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है, कितना आएगा। अब इसको बस आप सॉल्व कर लो, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, 10 बचा, फिर 18 पचे 90, 55 तो 55 देखो कितना आएगा, 5 5 5 ऐसे आता जाएगा, 55.555 आता जाएगा। तो यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, बेटा 55.56, 5 5 5 आता जाएगा। तो एक 5 को आप इधर कम करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 55.56 मोलर, यानी आसुत जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55.56। बात समझ में आ रहा है, 55.56। ये वाला बात से क्लियर है, जल्दी से क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले। हो गया बेटा, चलो। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाएगा, क्या, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो ये सब एमसीक्यू में जितने भी हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल। यहां से आपके एक साथ दो चीज की प्रैक्टिस हो रही है, न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस हो रही है। अगर न्यूमेरिकल आ गया तो भी आप कर लोगे, एमसीक्यू में आ गया तो भी आप कर लोगे। बात समझ में आ रही है। बस अंतर इतना है कि एमसीक्यू में आपको रफ पेज पे करना होता है न्यूमेरिकल, और आपका अगर न्यूमेरिकल आया है तो उसको आपको वहां पे करके दिखाना होता है। तो अब क्वेश्चन क्या बोला भाई, कुछ तो बोला कि 8 ग्राम हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 8 ग्राम हमारे पास क्या है, सोडियम
हाइड्रोक्साइड जिसको 450 मिली विलयन में घुला है, जो किसमें घुला है, 450 मिली यानी 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो विलयन की मोलरता बताइए, विलयन की क्या बताइए बेटा, मोलरता। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर, तो मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फिर विलेय के मोलों की संख्या होती है, तो विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसका मैं मोलरता का एक दूसरा फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, उसके बाद आयतन जो रहता है यानी V लीटर में रहता है। तो यहां पर लीटर की जगह क्वेश्चन में ज्यादातर प्रश्नों में आपको ml में दिया होगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 400 मिली, ठीक है, ज्यादातर प्रश्नों में ml में दिया होगा। तो आयतन कितना हो गया ml में, तो जब आप ml में आयतन को करोगे तो क्या कर दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे। जब आयतन आपका ml में हो जाएगा तो बस इसमें क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। तो आपसे मोलरता पूछा गया है, कैपिटल M का मान पूछा गया है, तो कैपिटल M क्या पूछा गया बेटा, कैपिटल M यानी मोलरता पूछा गया है। तो मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का अणुभार 1000 बटे में आयतन, और ये आयतन किस में है, ml में। अगर लीटर में हुआ तो ये 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं रहेगी, लीटर में हुआ तो, लीटर में ml में है तो 1000 से गुणा कर दोगे आ जाएगा। अच्छा, दिया हुआ है भार, दिया हुआ है कितना बेटा, 8 गुणे 1000, 1000 क्यों, क्योंकि प्रश्न में ml में दिया हुआ, प्रश्न में किस में दिया हुआ है, ml में, और आयतन कितना ml दिया है, 450, तो यहां लिखा आपने 450। अच्छा, अब मोलरता, किसकी मोलरता निकालनी है हमको, NaOH की। मुझे मालूम है आप सब इसकी मोलरता निकाल के बता दोगे। NaOH की मोलरता कितनी होगी, तो Na का अणुभार पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। तो सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 16, और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, सब एक एक है, तो इसी तरीके से लिख देते हैं। तो 23, 16 और 1 आप जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। 23, 16, 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40, यानी NaOH का अणुभार कितना आ गया, 40 ग्राम। NaOH का अणुभार आ गया 40 ग्राम। तो यहां M की जगह क्या रखेंगे, 40। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा वो इसमें से आंसर होगा। आंसर दशमलव में है तो भाई थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, दशमलव में तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा, 8 से इसको काट दिया 5 बार में, ठीक है, 1 0 से 1 0 इसको काट दिया, 5 से इसको काट दिया कितनी बार में, 20 बार में। अब थोड़ा और छोटा कर लें, ये 45, ये 5, तो 5 से काटो, 5 चौक के 20, 5 9 45, यानी अब हमारे पास क्या आ गया, 4 बटे में 9। गाना सुना होगा आप लोगों ने, 4 बोतल वोडका, ठीक है। तो 4 बटे में 9, तो 4 बटे में 9 क्या हो जाएगा, अब भाग दे दो, तो थोड़ा सा आप चाहो तो यहां पे शॉर्ट कर सकते हो। क्या 4 में एक बार में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 0.40 हो गया, तो 9 चौक के 36, 9 चौक के 36, 40 में से 36 माइनस किए, फिर 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, 36.444, तो कहीं 4 4 4, देखो 4 बोतल वोडका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला, 0.444 M। सर आप भी 3 ही लिखा है, ज्यादा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2 ही 4 पे। MCQ नहीं रहता, MCQ है तब लगाना है आपको, MCQ नहीं रहता तो आप 0.44 पे छोड़ देते, 0.4 पर भी छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होता। बात समझ में आ रही है, ये क्लियर है, जल्दी से, ये क्लियर है। चलिए ये क्लियर है, तो अब आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपने अगले प्रश्न की तरफ हम रुख बढ़ाते हैं, और हमारा अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर
ये रहा, क्या रहा भाई, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के, अब यहां पे एक चीज समझिएगा, 0.2 m, जहां पर 0.2 m लिखा हुआ है, यानी ये वाली जो वैल्यू दी हुई है आपकी, ये वाली वैल्यू किस चीज की दी हुई है, मोलरता। ये क्या दिया हुआ है, मोलरता। जहां पे एम, कैपिटल एम जहां दिख जाएगा, बड़ा वाला एम जहां दिख जाएगा किसी नंबर के साथ, यानी वो उसकी मोलरता दी हुई है। तो मोलरता कितनी है, 0.2 m विलेन के 500 मिली के लिए, 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा की, आवश्यक मात्रा है, कितनी मात्रा आवश्यक होगी। अब यहां पे प्रश्न चेंज कर दिया, अभी मोलरता पूछ रहा था, अब पूछेगा कि कितना ग्राम मिलाने पे उसकी मोलरता इतनी हो जाएगी। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था बेटा फॉर्मूला, कैपिटल एम बराबर डब्लू विले का, डब्लू विले, मैं खाली डब्लू लिख देता हूं ना, मैं खाली डब्लू लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, डब्लू इंटू 1000 बटे में एम इंटू वी, और ये वी किस में, ml में, ये वी किस में, ml में, ये W विले का, ये M विले का अणु भार, ये भार, W निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर, W किसका, विले का, तो विले का W बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M जो कि मोलरता है, फिर इंटू स्मॉल m जो कि अणु भार है, तो M विले लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, इंटू V आयतन बटे में 1000, बटे में 1000। सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है, m का मान, m का मान दिया हुआ है 0.2 गुणे m विले, तो सोडियम कार्बोनेट, थोड़ी सी मेहनत तो करनी है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला N2CO3, N2CO3, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो है आपके पास Na2 कह रहे Na2CO3। अब इस पे जब आप अणु भार निकालोगे इसका, तो 2 है, तो 2 गुणे 23 सोडियम का, प्लस कार्बन 1 है, तो 1 का आपका 12 होता है, खाली 12 लिख दे रहे, 12 गुणे 1 का मतलब 12, प्लस 3 क्या है, ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, 46 प्लस 12 प्लस 48, तो 48 49 50 10 60 106, कितना आ जाएगा, 106 आएगा ना, 10 6 10, सही है, हाँ, कितना आ जाएगा बेटा अणु भार, 106। तो यहां पर m बराबर कितना हो गया, 106 गुणे आयतन, आयतन कितना दिया है, 500 मिली, तो 500 मिली मतलब 500 बटे में क्या, 1000, 500 बटे में क्या, 1000। अब देखो, सॉरी 1000, 500 बटे में 1000, तो 500 से 1000 सीधे काट दो, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और 2 से इसको सीधे काट दो, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, तो यहां हो जाएगा 0.1, और 0.1 का गुणा 106 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10.6 ग्राम। बहुत ही सिंपल, कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी वाला, 10.6 ग्राम। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, जितना तेजी से आप न्यूमेरिकल करोगे उतना जल्दी आप एमसीक्यू। तो क्लियर है बात, ये जल्दी से क्लियर है बात, चले। तो अब अगले प्रश्न की तरफ, अब अगले प्रश्न की तरफ चला जाए।
अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 जो कह रही है कि 5 मिलीग्राम NaCl, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। अगर हम 5 मिलीग्राम NaCl लें तो वो 1 लीटर में कितना होगा? 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। तो अब समझो 5 मिलीग्राम बोला, हम जानते हैं ना। अब इसका सॉल्यूशन समझिएगा। अब ऑप्शन पे भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहां पे देखो, यहां पे अलग से क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां पे आपको समझना है। पहला कि कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? NaCl प्रति लीटर। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 1 ml में कितना होगा बेटा? 1 ml में कितना होगा? 1 ml में हो जाएगा 1/1000 लीटर। 1 ml बराबर हो जाएगा 1/1000। हमको कितने ml की जरूरत है? 5 ml पूछा गया है। तो 5 ml बराबर कितना हो जाएगा? तो 5/1000। इतना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 के घाते -3। इसको सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 10 के घाते -3। 1 × 10 के घाते -3 इतना हो जाएगा 1 ml बराबर। और 5 ml बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तो 5 × 10 के घाते -3। बात समझ में आ रहा है? तो ये आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है? 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर में कितना होगा? तो पहले हमने निकाल लिया 5 मिलीग्राम कितना होगा, तो 5 मिलीग्राम इतना होगा। बात समझिएगा, 5 मिलीग्राम बराबर कितना होगा? 5 × 10 के घाते 3। अब बोला है कि ये 1 लीटर मतलब प्रति लीटर में कितना होगा, तो इतना बटे में क्या हो जाएगा? 1000। बात समझिएगा फिर से, 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 1 ml बराबर 10 के घाते 3 लीटर। तो 5 ml बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10 के घाते -3। और इसका एक प्रति लीटर पूछा है, इसका प्रति लीटर, तो बटे में 1000 प्रति लीटर 1000। अब इसको आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5 × 10 के घाते -3 तो पहले से था, ये 1000 फिर ऊपर जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10 के घाते -3। और 10 के पावर -3 मिलके -6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 5 × 10 के पावर -6। और याद रखिएगा कि जब 10 के घाते पावर 6 होता है तो 10 के घाते पावर -6 को हम लोग ppm बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। ppm, पार्ट पर मिलियन। तो 5 × 10 के घाते 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 ppm। तो कौन सा ऑप्शन सही? पहला ऑप्शन सही। क्या कोई दिक्कत? हाँ, बस समझना यहां है कि 5 मिलीग्राम का प्रति लीटर पूछा था, तो पहले आप 5 मिली का निकाल लो। 5 मिली का निकाल लो। 5 मिली में कितना होगा? तो 5 × 10 के घाते -3 और उसमें 1000 से भाग दे दो। तो जैसे ही आप 1000 से भाग दोगे तो पावर ऊपर चला जाएगा, 10 के घाते -3 हो जाएगा। तो 5 × 10 के घाते -3 × 10 के घाते -3, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 5 × 10 के घाते 6। बस आपको पता होना चाहिए कि जब 10 के घाते 6 होता है तो उसको हम ppm कहते हैं, पार्ट पर मिलियन। 1 बिलियन में मोल अणुओं की संख्या, तो पार्ट पर मिलियन। तो 5 × 10 के घाते 6 को हम क्या लिख देंगे बेटा? 5 ppm। क्या ये बात सही है? बात समझ में आई? क्लियर है? नोट करके जल्दी से रिप्लाई करो, नोट करके जल्दी से रिप्लाई करिए।
चलिए, हो गया। अगले प्रश्न की तरफ रुख डालते हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख डालते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला दिख रहा है मुझे। प्रश्न में थोड़ा सा समझना है और थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, देखो बेटा, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। कौन से जलीय विलयन में सबसे ज्यादा क्वथनांक प्रदर्शित किया जाएगा? 0.015। ये जो ग्लूकोज यहां पर आ गया ना, ये जो ग्लूकोज यहां पर आ गया वो यहां पर रहेगा, समझिएगा थोड़ा सा। ग्लूकोज सबसे ज्यादा क्वथनांक यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? तो किसका? 0.015 एम ग्लूकोज का, या फिर 0.01 एम KNO3 का, या फिर 0.015 यूरिया का, 0.01 एम सोडियम सल्फेट का। तो किसका होगा? तो यहां पर देखो, यहां पर इन दोनों में अगर आप समझो तो ये दोनों जो है बेटा, ये ग्लूकोज और यूरिया, यहां पे थोड़ा सा कुछ चीजें समझनी है आपको। यहां पे जो ग्लूकोज और यूरिया है ये यहां नहीं रहेगा ना, ये यहां की जगह वहां। तो यहां पर जो आपका ग्लूकोज और यूरिया, जिनकी दोनों की मात्राएं समान है, बात समझिएगा, दोनों की मात्राएं समान है, ये आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और यहाँ पे जो KNO3 है और Na2SO4 है, यहां पर आयनिक बंध होता है। तो आपको ये तो मालूम है कि सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध के बीच में अगर आप तुलना देखोगे, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध के बीच में तुलना देखोगे, तो जो सहसंयोजक बंध होता है वो उसका क्वथनांक कम हो जाएगा आयनिक बंध की तुलना में। सहसंयोजक का क्वथनांक कम हो जाएगा किसकी तुलना में? आयनिक की तुलना में। तो सबसे अधिक पूछा है ना, तो इन दोनों को तो गिनना ही नहीं है, इन दोनों को नहीं गिनना है। अब हमारी बात आ जाएगी किस पे? KNO3 और Na2SO4 पर। किस पे आ जाएगी? KNO3 और Na2SO4 पर। इसका क्या बनाना है? जलीय विलयन। क्या बनाना है बेटा? जलीय विलयन। तो समझिएगा, जैसे ही आप KNO3 और Na2SO4 का जब आप क्या बनाओगे? जलीय विलयन बना रहे होगे। क्या बना रहे होगे बेटा? जब आप इनका जलीय विलयन बना रहे होगे तो ये टूटेंगे। जैसे ही आप इनको जल में मिलाओगे, जैसे ही आप इनको जल में मिला दोगे तो ये टूट जाएंगे। किस में टूटेंगे? अपने आयन में। तो ये K+ और NO3+, K+ और NO3+, और ये आपका किस में टूटेगा? 2Na+ प्लस SO4 2-, 2Na प्लस SO4 2- में टूटेगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा प्रश्न इसके अलावा अगर कोई आता है तो उसमें आपको क्या चीज सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना होगा? अगर सहसंयोजक और आयनिक है, सबसे ज्यादा पूछेगा हमेशा आयनिक के लिए, सबसे ज्यादा ही पूछ रहा होगा, तो आयनिक वाले को आप कंसीडर कर लोगे। अच्छा, आयनिक को कंसीडर कर लिया। अब आयनिक को जब आपने ले लिया तो अब इसमें क्या है कि आयनिक का आप जल अपघटन करा दो, जल में मिलाओगे वो अपने आयन में टूट जाएंगे। और अपने आयन में कैसे टूटेंगे? तो KNO3 टूटेगा K+ और NO3+ में। सोडियम सल्फेट कैसे टूटेगा? तो 2Na+ और SO4 में। अब आप यहां देखो तो कुल आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या KNO3 का जल अपघटन कराने पर कुल आयनों की संख्या आई 2, और सोडियम सल्फेट का जल अपघटन कराने पर कुल आयनों की संख्या आई 3। तो जितने ज्यादा आयन बनेंगे, दिमाग में क्या रखना है, जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतना ही ज्यादा उसका क्वथनांक होगा। जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतना ज्यादा उसका क्वथनांक होगा। तो कुल आयनों की संख्या बोल दो या कुल आयनों का मोल बोल दो, कुल आयनों का मोल, कुल आयनों का मोल
कुल आयनों का मोल या कुल आयनों की संख्या। तो यहाँ पे आयनों का मोल कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहे हैं, और यहाँ कितना बन रहा है बेटा, 3 मोल बन रहा है। तो 2 मोल बनाना, 3 मोल बनाना, 3 मोल बनाने में ज्यादा मेहनत लगा नहीं, 3 मोल ज्यादा बन रहा ना, तो ज्यादा बनाने में क्वथनांक आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों की मात्रा बराबर थी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्वथनांक इन चारों में सबसे अधिक होगा। क्या दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है, तो जब आयनिक यौगिक होंगे तो वो टूटेंगे, और जितने आयंस में टूट रहे हैं उनको ध्यान देना है। अगर आयनों की संख्या बराबर, तब पदार्थ की मात्रा पर ध्यान देंगे, और पदार्थ की मात्रा बराबर तो आयनों की संख्या पे बात करेंगे, कितने मोल टूट रहे हैं। तो इसका 2 मोल टूट रहा है, इसका 3 मोल, तो जिसके ज्यादा मोल उसका उतना ज्यादा क्वथनांक, जिसके जितने ज्यादा मोल होंगे उसका उतना ज्यादा क्वथनांक होगा। बात समझ में आ रही है। ये प्रश्न स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या रहा भाई, कुछ तो है, क्या है, कह रहा है कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज मिला है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज मिला है, तो विलयन कहा जाता है। तो विलयन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उस विलयन को क्या कहा जाएगा। यदि 1000 ग्राम विलायक है, विलायक की मात्रा 1000 है, और उसमें जो चीज मिलाई गई है वो कितनी मिलाई गई है, 18 ग्राम मिलाई गई है, तो क्या विलयन क्या कहा जाएगा। तो यहां पे बेटा विलायक 1000 ग्राम लिया गया है, तो बात समझिएगा, 1000 ग्राम कहने का मतलब हो गया, यहां पे समझना, यहां पे कुछ चीजें समझते हुए हम लोग ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहां पे 1000 ग्राम कहने का मतलब हो गया कि 1 लीटर। 1000 ग्राम कहने का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर। और विलायक में हम लोग सामान्यतः किसका यूज करते हैं, जल का। अगर कोई नाम नहीं दिया है तो, अगर कोई नाम दिया कि इसमें मिलाया गया, इसमें मिलाया गया, तब अलग बात है। अगर कोई नाम नहीं दिया गया है, अब बोला गया कि इसका विलयन बनाया गया, तो ये विलेय होगा, जिस चीज को मिलाया गया वो विलेय होगा, जिसमें मिलाया गया होगा वो विलायक होगा। तो जिस भी चीज में मिलाया जाएगा, अगर नाम दिया है तब तो हम उसको विलायक मानेंगे, और अगर नाम नहीं दिया है तो विलायक की जगह आपको क्या लेना है, पानी। क्या लेना बेटा, पानी, यानी H2O लेना है। तो जब आप H2O लोगे तो 18 ग्राम को 18 ग्राम, आप जानते ही हो ना, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है दिया गया भार, तो भार कितना है, और जिसमें मिलाया गया विलेय का भार, और इसमें मिलाया गया बेटा जल में, तो 18 ग्राम विलेय को 18 ग्राम विलायक का अणुभार 18 ग्राम, तो 18/18 ये कट के कितना आएगा, 1, ये विलायक 1, यानी 1 सीधे 1, तो 1 मोलर, 1 प्रति लीटर, पर लीटर, जहां पर बेटा प्रति लीटर की बात आएगी तो ये 1 मोल हुआ ना, 18/18। विलेय पूरा किस में मिला गया है, 18 ग्राम को जल में मानेंगे हम लोग। किस में माना जाएगा बेटा, जल में, क्योंकि विलायक यहां पे कुछ दिया नहीं है। अगर कुछ दिया रहता तो हम उसका अणुभार लेते। तो 18/18 विलेय का बटे विलायक का, तो विलायक में यहां पे किसका अणुभार लेना आपको, H2O, तो 18/18 1, और ये कितने हैं, प्रति लीटर, 1 लीटर, तो 1 प्रति लीटर को हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई।
क्या ये बात क्लियर है? जल्दी। ये किस में आएगा? मोलर में। क्लियर है? चलो, तो अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 1 मोलर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि अगर 90 ग्राम जल को अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज मिला है। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज मिला है, तो मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। समझ में आ रहा है? 4 ऑप्शन है, तो मोल प्रभाज, पहले यहां पे हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? तो जिसका पूछा जाएगा, तो यहां पे आपको स्पेशली ग्लूकोज का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताइए। तो जिसका पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या, तो किसके मोलों की संख्या हो जाएगी बेटा? तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे में विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालनी होगी आपको और कुल मोलों की संख्या। तो 90 ग्राम जल है ना, देखिए 90 ग्राम जल में, जल का मोल निकालने पहले मोल को N से, तो NH2O। 90 ग्राम जल, तो 90 ग्राम बटे 18 कितना आ जाएगा? 5 मोल। और ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मोलों की संख्या, ग्लूकोज की C6H12O6, ग्लूकोज NC6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या, तो 1.8 ग्राम बटे में 180। सर ये 180 क्या है? तो ग्लूकोज का अणु भार। C6H12O6 निकालोगे तो कितना आएगा आप लोगों का? 180। तो 1.8 बटे में 180। अच्छा क्या करें, थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करने के लिए मैं इसमें क्या करता हूं, ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। किससे गुणा कर दूं? 10 से कर दूं। तो जैसे ही ऊपर 10 से आप गुणा करोगे, नीचे 10 से गुणा करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 18 बटे में 1800। 18 बटे में 1800, और 18 से 1800 काट दोगे तो 1 बटे में 1000। 1 बटे में 1000, और 1 बटे में 1000 का मतलब हो गया 10 के घाते -3। 10 के घाते -3, तो ये इतना हो गया। अब ग्लूकोज के मोलों की संख्या हमको मिल गई और कुल मोलों की संख्या सबका योग हो जाएगा। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी है? 1 गुणे 10 के घाते -3 बटे में कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या कितनी है बेटा? तो H2O का 90 ग्राम था, तो 5 गुणे 10 के घाते 3। नहीं, यहां थोड़ा सा यहां देखो क्या हो जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएगा 5 मोल इसके हैं प्लस 1 गुणे 10 के घाते -3 मोल इसका है। किसका? ग्लूकोज का। तो अभी ना दोनों के मोल को मिला देंगे तो कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। तो कुल मोलों की संख्या 5 धन 1 गुणे 10 के घाते 3। और दोनों को जब जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो बेटा कितना हो जाएगा? ऊपर आएगा आपका 1 गुणे 10 के घाते -3, नीचे आएगा 1 गुणे 10 के घाते -3 को हम क्या लिखते हैं? 0001 0001। बात समझा कि ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया, 1 0 ज्यादा हो गया। क्या लिखेंगे? 0.001। क्या लिखेंगे? 0.001। तो 1 गुणे 10 के घाते 3 का मतलब हो गया 0.001। इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5.001। 5.001 और 1 गुणे 10 के घाते 3 और 5.001 में भाग देके बताओ कितना आता है? मुझे जल्दी से बताइए तो देखें आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। भाग देके बताइए, उसके बाद हम बताते हैं नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे थोड़ा सा देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। 18 ये करोगे तो कितना आएगा? 100 बार में जाएगा ना। तो ये 10 के घाते -3, 10 के घाते -3 नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 10 के घाते -2, 10 के घाते -2। तो जब -2 रहेगा तो थोड़ा सा परिवर्तन बस आपको करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लो इसको थोड़ा सा। ये 10 के घाते -2 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 10 के घाते -2 की बात करोगे तो 10 के घाते -2 का मतलब होता है 0.01, 0.01। तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास? 0.01 बटे में 5 प्लस 0.01, ठीक है। और इसको आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 बटे में 5.01, 5.01। ऊपर भी 2 प्लेस पे, नीचे भी 2 पे, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 बटा में 501। 1 बटे में कितना? 501। अब 501 में एक में 501 से भाग देना है तो कितनी बार में गया? 1 में 501 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा बेटा? देखो दशमलव लगाएंगे, 1 0 आएगा, नहीं जाएगा। फिर यहाँ 0, यहाँ 0, फिर भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ 0, यहाँ 0। फिर कितनी बार जाएगा? 1 बार में जाएगा 501। बचेगा कितना? 499। बचेगा कितना? 499। फिर 1 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 एकम 9, 0, 45। कितना आ जाएगा? 1, 8 और 9, 981। तो ये कितना है? 0.0019, 0.0019। क्योंकि देखो सब मिलता जुलता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा हम लोगों को। तो कितना आएगा? 0.0019। बात समझ में आई? कितना आ जाएगा? 0.0019। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि स्प्रीट के नमूने में
स्प्रीट के नमूने में एथेनॉल 90%, एथेनॉल 90% वेट बाई वेट है। एथेनॉल की मात्रा कितनी है? 90% है। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज बताइए। तो बेटा जब एथेनॉल 90% है तो बाकी जो मात्रा होगी उस विलयन में, बाकी जो मात्रा यानी जो 10% की मात्रा होगी वो किसकी हो जाएगी? जल की हो जाएगी। वो किसकी हो जाएगी? जल की हो जाएगी। कोई स्प्रीट है, उस स्प्रीट में 90% एथेनॉल है, बाकी जो होगा वो क्या होगा? जल होगा। मैंने बोला जब कुछ और नहीं दिया है, विलायक का कुछ और मान नहीं दिया है, तो वहां पे हमको क्या लेना है? जल लेना है, क्योंकि हम विलयन पढ़ लेना। तो 90% आपका इथेनॉल है, और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH इसकी मात्रा कितनी दी हुई है बेटा? 90%। जितना प्रतिशत दिया रहता है उसको हम तुरंत ग्राम में लिख लेते हैं, तो 90 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद जो बचा होगा वो होगा H2O। H2O कितना होगा? H2O कितना होगा? 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम। अब मोल प्रभाज निकालना है तो हमको मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो NC2H5OH इसके मोल कितने हो जाएंगे? तो दिया गया भार, तो 90 बटे में अणु भार। अणु भार कितना हो जाएगा? 2 कार्बन है तो 12 12 24, एक कार्बन का 12, तो 12 दूनी 24, 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन है, तो 24 6 30, और ऑक्सीजन का होता है 16, 30 10 40 6 46। कितना आ जाएगा बेटा? 46। तो 90 बटा में 46। अच्छा, इसका कितना आ जाएगा? तो NH2O। NH2O बराबर कितना हो जाएगा? तो दिया गया भार बटे में अणु भार, तो हम लोग अभी जल का अणु भार निकाल चुके हैं, 10 बटे 18। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा, यहां क्या हो जाएगा? किसका निकालना? एथेनॉल का। तो 90 बटे में 46 पूरे के बटे में कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 बटे में 46 प्लस 10 बटे में 18। 90 बटे में 46, 10 बटे में 18। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? मोल प्रभाज, जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? काई से प्रदर्शित किया जाता है। किसका? C2H5OH। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके बताइए तो कौन सा आंसर आ रहा है? जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा आंसर आएगा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बताइए कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? 0.779, पहला वाला ऑप्शन। यहां पे पहला वाला ऑप्शन जो है आपका इसका सही है। अब देखो 2 7 तक आपको दिख रहा है, तो 2 7 इसी में आएंगे, तो 779 तो एक्यूरेट वाला ऑप्शन है ना। अब जब डिवाइड किया तो 2 7 तक आ रहा है, तो 2 7 मतलब सर ये वाला, क्योंकि और किसी में 7 है, लेकिन दूसरे तक आपको ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 7 दिख रहा है। अब दूसरा ले गए, फिर 7 आ गया, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला। बात क्लियर है? यहां तक ये क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।